Assalamu alaikum. Good morning. Good morning, everybody, and welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing? पहले तो ये बता दें. Everybody is doing fine, well, I hope. और जिन लोगों की ज़रा तबीयत नासाज है, because हमारे पास फिगर्स जो आ रहे हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत से लोग अभी भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं. बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं. इंशाल्लाह इट्स गोना बी सून ओवर. और वैसे बहुत से लोग जो वैक्सीनेट हो गए हैं और उसके बाद उन्हें हो रहा है, उन्हें ना बुखार होता है, ना गला ख़राब होता है, हल्की सी एक दिन खांसी होती है और टेस्ट और स्मेल का कुछ इशू होता है. ऑनेस्टली मैंने बहुत लोगों से बात की है जिनको वैक्सीनेशन के बाद कोविड हुआ और उनका यही कहना है कि हम इससे ज़्यादा बीमार हो जाते थे पहले. जब हमें एक नॉर्मल जब आप बीमार होते हैं तो उससे ज़्यादा हो जाते थे, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद बीमारी का लेवल जो है वो बहुत मैनेजेबल है, बहुत कम है ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों का. इसलिए यही रेकमेंड करेंगे कि प्लीज़ आप वैक्सीनेट हो जाएँ. जो फिगर्स हैं वो बहुत ही डॉन्टिंग फिगर्स हैं. आपको बताएं कि 24 घंटे में 86 पीपल पास्ट अवे, 86 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं कोविड से. और हम 40s 30s, आपको पता है कितने कम फिगर्स में हम आ गए थे. 30 फिगर्स जब हमें लगता है कि 80-90 इस तरह हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा है. मतलब पीपल ये एक स्टैट ही बन गया, स्टेटिस्टिक ही लगता है. इट्स जस्ट अ नंबर बट दीज आर रियल पीपल. मतलब ये फैमिलीज हैं, खानदान हैं. More than 75% of those people who are admitted in ICUs or on ventilators, they are non-vaccinated people. 75 से 80% वो लोग हैं ICUs और वेंटिलेटर्स पर जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है. तो अज़राह करम, बराए मेहरबानी, अभी भी हम कह रहे हैं आपको, आप 1166 पे मैसेज करें, कोड हासिल करें, रास्ते में ही कोड हासिल कर लें और बस पहुंच जाएं किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में. और बाय द वे कल की अपडेट ये है कि अब आपको सेकेंड डोज के लिए मैसेज का इंतज़ार नहीं करना है. सो अगर आपका मुकर्ररा टाइम पूरा हो गया है जो आपको पहले शॉट लगाते हुए बताया गया होगा स्टाफ की जानिब से, वो ख़त्म होने के बाद आप बस पहुंच जाएं और आप वैक्सीनेट अपने आप को करवा लें. यस, तो ये हम बार बार आपको याद दिलाएंगे और इंशाल्लाह जब तक ये पूरी कौम हमारी वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी ना, हर सुबह हमने इसी तरह ही शुरू करना है कि आपको याद दिलाएं. अभी दिन का आगाज़ है, निकल जाएं, थोड़ा सा टाइम निकालें अपने काम से या व्हाटएवर यू आर डूइंग, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑल्सो अप्रिशिएट NCOC और हुकूमत पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क को इतनी जल्दी से वैक्सीनेशन का सारा सिलसिला शुरू करना और माशाल्लाह ओवरऑल बगैर किसी ग्लिच के सिलसिला जारी है. ये क्रेडिट जाता है कि क्योंकि दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, जैसे कि आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया, उनकी अब बहुत स्लो पेस पे वैक्सीनेशन का सारा प्रोसेस चल रहा था और लाइक 2-3 वीक्स अगो, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले भी उनकी यहाँ सिर्फ 40 साल की उम्र तक के लोग ही वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकते थे. हम बहुत आगे जा चुके हैं, हम बहुत बेहतर हैं. शुडंट स्टॉप नाउ. अच्छा, ये कल परसों ही हम बात कर रहे थे, बाय द वे आपने ओलंपिक्स की बात की है, कि अगर आपके पूरे करोड़ों की आवाम के मुल्क में 2-4 लोग ही मुतासर हो जाए ना ये देख के, तो ये भी बहुत बड़ी बात है. मतलब इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग थिंग. तो अगर यंग एज में इफ़ यू आर वाचिंग एनी स्पोर्ट जो ओलंपिक्स में आपको लगता है आप कर सकते हैं, जिस तरह बाय द वे आई एम नॉट यंग, लेकिन मुझे क्लाइंबिंग स्पोर्ट बहुत ही मुतासर किया, विच वॉज द फर्स्ट टाइम जो इस ओलंपिक्स में इस स्पोर्ट को भी डाला गया था, विच वॉज फैसिनेटिंग. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर छोटे उम्र के लोग, बच्चे हों और देख लें, दे स्टार्ट डूइंग दिस, और बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्कूल्स और कॉलेजेस में ये स्पोर्ट्स कराए जा सकते हैं. जैसे कि जैवलिन थ्रो पे क्या है, बहुत क्या खर्चा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर तो नहीं आ रहा है. अब इससे पहले लिटरली बच्चों को जैवलिन थ्रो का नाम भी नहीं आता था, पता भी नहीं था कि ये कोई गेम है, ये कोई स्पोर्ट है. सो एक नौजवान हम में से निकला जिसने एक बेहतर परफॉर्मेंस दी और उसके बाद लोगों ने कहा अच्छा ये भी खेल है, ये तो हम कर सकते हैं. बाज़ लोगों की नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो ये कर सकते हैं और उनको नहीं आइडिया था. Whatever you think of, मतलब आप कोई स्पोर्ट सोच ले, it is there, it is available. मतलब आप अगर यंग एज में अगर अब आप अभी देख ही रहे हैं तो आप पिक एंड चूज भी कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो किधर है. तो इट इज फैसिनेटिंग. आज एक्चुअली इसके बारे में हम जरा डिटेल में बात भी करेंगे. मुतासर हुआ कौन है? A lot of guys and girls जो कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो कि बहुत जिम फ्रीक्स हैं, वो वेट लिफ्टिंग की तरफ जा सकते हैं. तलहा की तरह कुछ इस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस
मेडल्स ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कैन आई जस्ट से, क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो लेट मी जस्ट से कि ओलंपिक्स में एक चीज भी बड़ी वाज़ेह थी और बहुत ही फैसिनेटिंग थी कि सारे एथलीट, सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स जो थे, बेशक किसी भी स्पोर्ट में हो, एक जिस तरह MBBS की डिग्री होती है ना कि पहले आपने MBBS वो 4 साल 5 साल करना है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करें, तो एक तो बेसिक था उन लोगों का स्टेमिना, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब ये तो सारों में थी और उसके बाद आगे स्पेशलाइजेशन इन देयर फील्ड। तो इसलिए वो जब इतने ज़्यादा लोग 100 की तादाद में लोग ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग में हम देख रहे थे, इट वॉज अ गैदरिंग ऑफ द फिटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब इट वाज फैसिनेटिंग, यू जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरी बात सुनिए, महीनों सालों लोग तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ अगर 2, 2.5, 3 हफ्ते पहले पता लगेगा किसी को कि उसने ओलंपिक्स में जाना है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? खैर, इस पे हमने काफ़ी आहोजारियाँ कर ली हैं इस इशू पे, इस पर हमने तफसील से कल बात भी की थी। अभी ज़रा हम बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सिंध, दौरा कराची की। वफाक की सिंध पर नजर जमाने के बाद सूबे की सियासत में हलचल है जारी। बिल्कुल जी, और आपको बताएं कि सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ और तकर्रियाँ देखने में आईं और अब कई माह बाद वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर सिंध का रुख कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे और PTI रहनुमाओं और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। कराची में वफाक के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको ये भी याद दिलाएं कि पिछले दौरों में वज़ीर आज़म कराची के लिए अरबों रुपए के पैकेजेस का ऐलान कर चुके हैं और मुल्क की मईशत के लिए कराची की तरक्की की अहमियत से भी आगाह करते रहे हैं। कराची पाकिस्तान का वो शहर है, अगर कराची ऊपर जाता है तो सारा पाकिस्तान ऊपर जाता है। जब कराची का बुरा वक्त आता है तो सारे पाकिस्तान को ये इफ़ेक्ट करता है। इसलिए अगर कराची में सिंध में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं भी है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि कराची में डेवलपमेंट हो। कराची की डेवलपमेंट का मतलब रोज़गार लोगों को देना, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ाना, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे। शहर के मसाइल अब भी वहीं के वहीं हैं। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में कराची का किरदार नुमाया था, लेकिन इंतखाबात जीतने के बाद कराची मुसलसल नज़रअंदाज होता रहा है। ये कराची के शहरी भी शिकायत करते दिखाई देते हैं। शहर के अवाम वफाक के तरक्याती मनसूबों की तकमील के मुंतज़र हैं। वो मनसूबे जो पिछले दौरे हुकूमत में शुरू हुए थे, उन्हीं की तकमील के लिए अब दुआएँ की जा रही हैं। सूबे में अगली बार हुकूमत बनाने का इरादा तो खैर ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए ही अगर है इरादा, तो कुछ कर दें, कुछ करके जाएं। कराची के वोटर्स का दिल जीतने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी, क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अगर यहाँ शुरू करेंगे ना तो वो नोटिस होने में भी सालों लग जाएंगे। अच्छा, क्या करके जा सकते हैं, ये एक्चुअली हम सजेस्ट भी कर लेते हैं और पूछ भी लेते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आलमगीर, वज़ीर आज़म कई माह बाद कराची की जानिब आ रहे हैं। शहर वालों को बड़ी उम्मीद है कि वो इस 1100 अरब रुपए के पैकेज का, जिसका उन्होंने 1 साल हो गया जिसका उन्होंने अनाउंस किया था, उसकी प्रोग्रेस ज़रूर बताएंगे कि वो कहाँ तक बात पहुँची। तो ऐसा इरादा है उनका? देखें, इसकी 1100 अरब की प्रोग्रेस तो असद उमर साहब कई बार बता चुके हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर बता चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए बता चुके हैं। 1100 अरब में से 625 अरब रुपए वो वफाक के ज़िम्मे में थे, यानी वो जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो वफाक ने टेकअप किए, बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स और फंड्स वो सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे थे, उनके ताबे थे उनको, और वो उसका तो उनसे सवाल किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जिसमें ग्रीन लाइन मंसूबा जो कराची में हमें अभी ब्रीफ किया प्लानिंग मिनिस्ट्री ने कि इंशाल्लाह चंद माह में ही इसी साल वो फंक्शनल हो जाएगा, बसेस आ जाएंगी। उन्होंने तो कहा कि अक्टूबर से ये प्रोजेक्ट फंक्शनल हो जाएगा, बसेस रूट पर आ जाएंगी और चलना शुरू हो जाएंगे, आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा मंसूबा सर्कुलर रेलवे का था जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, वो भी अक्टूबर ऑनवर्ड्स उस पर इसकी टेंडरिंग प्रोसेस में ये चीज़ चली जाएगी।
और तीसरा जो मंसूबा था K4 का था, जिसका राइट ऑफ वे चंद माह पहले वापडा को दिया गया है, लेकिन ये पहले ही असद उमर साहब ने कह दिया था कि ये प्रोजेक्ट्स 2023 तक मुकम्मल होते नहीं नज़र आते। ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़ा प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें टाइम और इसमें फंडिंग वो बड़े पैमाने की है, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, तो ये इसमें वक्त लगेगा। चले आप अच्छा, आपने बहुत वादे कर दिए आलमगीर, कहीं आपका भी वो हमारी वो एक लिस्ट है जिसमें बड़े वादे हुए कि ये सारी ट्रांसपोर्ट वगैरह ये कब चलेगी, लेकिन तो ये उसमें कहीं आपका नाम ना आ जाए। ये इस पे बड़ी तेजी से काम हुआ है, 2018 से पहले भी काम होता रहा है, अब तक तो बस तकमील हो जानी चाहिए थी इसकी। आई वंडर कि एकदम इतना स्लो क्यों हो गया। खैर, वी लुक फॉरवर्ड टू अक्टूबर। आलमगीर खान साहब, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने में कराची का मरकज़ी किरदार था, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, सभी तस्लीम करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उनकी कराची की जानिब कम तवज्जो रही है, आए भी कम है। तो आप बहैसियत कराची के रिप्रेजेंटेटिव, जाहिर है आप बड़े एक्सेसिबल हैं, ये हमें पता लगता रहता है आपके लोगों से, आपके हल्के के लोगों से, कि आप उनके मसाइल सुनते हैं। आप अपने लीडर से ये शिकायत करते हैं कि जनाब आप ज़रा तवज्जो दिया करें कराची पर भी, क्योंकि कराची ने आपको वज़ीर आज़म बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। देखें, एक चीज़ ये कि मेरा तमाम मेंबरान का सबका दिल करता कि वज़ीर आज़म साहब रहे ही हमारे शहर में, लेकिन वो एक पोजीशन है, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, वो उस पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के मसाइल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। रही बात, वो कराची आते रहे हैं और जिस तरह दूसरे शहरों में गए, कराची भी आते रहे, लेकिन एक चीज़ समझने वाली है, देखिए मसाइल का हल इदारे करते हैं, ये सूबाई हुकूमत का काम होता, जिम्मेदारी होती, उनके पास इदारे हैं, उनके पास मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, ब्यूरोक्रेसी है, DC एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा हमला उनके, ये उन्होंने करना है, कोई वफाक थोड़ी आएगा वहाँ। और जब वफाक आता तो फिर ये 18वीं तरमीम का ख़तरा लाहक हो जाता, फिर ये कहते कि ये जमहूरियत ख़तरे में आ गई, हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। फिर लोग हमसे कहते, पूछते कि आप सूबाई हुकूमत से कॉपरेट क्यों नहीं करते, उनसे मिल के क्यों नहीं करते। भाई कैसे करें, इनके ऊपर केसेस हैं, नैब चार्जेस हैं, इनके सरबराहान अडियाला जेल जा चुके हैं, वो आपसे हमसे कॉपरेट करेंगे। इनके वज़ीर आला पर चार्जेस हैं, केसेस हैं, वो हमसे कॉपरेट करेंगे। वो तो NRO मांगते हैं, NRO हम देते नहीं, तो कॉपरेशन लेवल कैसे बेहतर हो सकता। चलो ठीक है, एज यू से हुकूमत के जब रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास होते हैं तो हम उनसे उन मसाइल के हल पे बात करते हैं, लेकिन फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट PTI। अच्छा आलमगीर, बिल्कुल, अब जब सिंध पर हुकूमत बनाने का एक नारा लगाया गया है, तो क्या उम्मीद रखें कि वो अब सूबे के लिए ज़्यादा मुतहरक होंगे चलेंगे? इतना तो हम कह सकते हैं ना, बड़े कामों की ज़रूरत है इधर, और बड़ी अच्छी तरह आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो कोई तवज्जो, कोई एक्स्ट्रा तवज्जो देंगे? देखिए, सूबे में हम इलेक्शन में जाएंगे तो उसमें हम ये दिखाएंगे, लोगों को जगाएंगे कि देखें लाहौर के क्या हालात थे, देखें पेशावर के आज क्या हालात हैं, और आप देखें कि लाड़काना, सक्कर, हैदराबाद कहाँ रह गया, कितना पीछे रह गया। और पिछले 14 साल से एक ही हुकूमत, एक ही हुक्मरान आपके सर पर थे, इन्होंने नहीं दिया आपको कुछ, तो अब क्या नया देंगे ये लोग, क्या नया बेहतरी ये लाएंगे। तो इसीलिए, और एक चीज़ समझे, PTI सिंध में ऑपोजिशन में है, सिंध हुकूमत हमारे पास नहीं, हम ऑपोजिशन का किरदार अदा करते हुए इनको एक्सपोज करेंगे, इनकी करप्शन नाअहली को, जो सिंध में इन्होंने डाकू राज मचाया हुआ है, वो अवाम को दिखाएंगे, और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में अवाम उसका रिस्पॉन्स देगी। ऑलराइट जी, सी दैट, बहुत शुक्रिया आपका। आलमगीर खान हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल जो बड़े मंसूबे कराची की बात करें, सर्कुलर रेलवे तो खैर अभी फीजिबिलिटी स्टेजेस पे है, उसको भूल जाएं। ग्रीन लाइन जो पिछले दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था वफाक की तरफ से, वो ही कंप्लीट होके मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए और उस पर वाकई लोग ट्रैवल करना शुरू करते हैं, ये बड़ी बात होगी, एंड वी सर्टेनली लुक फॉरवर्ड। लेकिन एक बात जो आलमगीर ने की, और विच हैज़ वेटेज एक्चुअली, क्योंकि जब आप अंदरूनी सिंध को देखते हैं और कुछ आप कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम सिमिलर प्लेसेस इन पंजाब एंड KP, तो वाकई आपको फिर नज़र आ जाती है बात कि कितनी कम, अगर हुई भी है कोई प्रोग्रेशन, तो उसकी स्पीड इतनी सुस्त रही है कि वो नेचुरली आपको नज़र भी नहीं आती कोई प्रोग्रेशन। आपको बिल्कुल, आपको पता है कि कल मुझे लगता है कि डॉक्टर फिरदौस के साथ ना थोड़ी ज्यादती हुई है, हुई तो है।
हाँ। और आपको पता ही है कि हाल ही में पंजाब वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुई हैं, उनको पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया। भला बताओ कोई बात है? और ना सिर्फ रोक दिया, उनको पता भी उस वक्त चला जब when she was there at the gate, she was there in front of all the cameras, ये almost ये एक्चुअली पहले भी हो चुका है, नॉट इनके साथ, ये उनका मेहमानों की फहरिस्त में नाम था, फिर किसी ने निकलवाया नाम। ये उनका ये कहना था नहीं था, कुछ कहा नहीं, क्या कहा है वैसे, सुने जरा। लीग को जो बगलें बजा रही है उसको ये सुन लेना चाहिए, वो तमाम जो दरबारी हवारी कनीजें और स्टपनियां जो जिनकी बाछें खिली हुई हैं कि डॉक्टर फिरदौस जो है वो आपके सीने पे मोंग दलती रहेगी, क्योंकि आपकी जान नहीं छूटेगी। बेसिकली उनके कहने का मकसद ये कि वो आपके सर पे मुसल्लत रहेंगी, ये कह रही हैं वो। अच्छा वैसे आई डू नॉट लाइक दिस टर्म बगले बजा रही है, प्लीज चेंज इट। अच्छा मे बी बहुत से टर्म्स चेंज होने की जरूरत है, मे बी एक फ्रेशनेस चाहिए थी, आई डोंट नो। एनीवे आपको ये ज़रूर बता दें कि फिरदौस आशिक अवान ने बाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही का उनकी इस्तेहकाक है, ऑब्वियसली इट्स हिज प्रेरोगेटिव, बिल्कुल उनकी जुरिस्डिक्शन भी यही है कि वो जिसको चाहे मधु करें और जिसको ना चाहे ना करें। तो ये भी सुन लें। काफ लीग हमारी इत्तेहादी जमात है, स्पीकर साहब जो हैं वो इस असेंबली के कस्टोडियन है, ये उनका इस्तेहकाक है कि वो किसको दाखिले की इजाज़त दें किसको ना दें। जो भी हमारी कहीं घर की बातें हैं हम घर में बैठ के उसको सेटल करेंगे। देखिए डॉक्टर साहिबा का जो एक पर्सनालिटी है, एक डिमीनर है, और ऑब्वियसली उनकी पोस्ट भी ऐसी नहीं है कि लगता नहीं है कि उनको किसी चीज़ की इजाज़त चाहिए होती है, मतलब शी कैन एक्चुअली गो एनीवेयर she wants to, she can do and say whatever she wants to। तो इस बार इनको रोक देना और फिर वो पूरा आप देख भी सकते हैं कि क्या वहाँ हुआ है। मुझे I felt bad for her, I felt embarrassed for her, I'll be very honest। थोड़ा सा cringy सा सीन था। और डॉक्टर साहब वैसे एम्बैरेसमेंट तो सर्टनली हुई ही है, थोड़ा सा ऑकवर्ड, एम्बैरेसमेंट भी नहीं कहेंगे, थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। और लेकिन डॉक्टर साहबा ने क्लियर कर दिया है कि वो मुस्लिम लीग नून जो है उनका ये कहना है कि उनके आज के इंसिडेंट पे बड़ा खुश हो रही है, लेकिन वो तो जान नहीं छोड़ेंगी। अच्छा, इसमें आज़मा बुखारी साहिबा भी जरा पेश नजर आ रही थी। नून लीग का तो सारों का ये एक रिएक्शन वो भी देखने वाला था। If we have something apparently she wanted to take a picture with her, और वो सडनली उनको इतने अरसे बाद इनके कपड़े भी अच्छे लगे, मतलब बिल्कुल ही आप सुन लें आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ। मुझे यकीन माने बहुत अफसोस हुआ। एक तो बाजी आज इतनी प्यारी लग रही थी, बाजी ने इतना प्यारा आज गुलाबी जोड़ा पहना हुआ था, जालिमों ने उसका ख्याल नहीं किया। बाजी जो है वो खुद ही जो है वो बारात के अंदर जो है बाराती बन के आ गई थी। और पहले पता तो कर लेती कि उनको हलफ बर्दारी की तकरीब में को बुलाना भी चाह रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है, कोई बदज़बानी कोई बद कलामी काम नहीं आती जब अगलों ने आंखें फेर लेनी हो। और जालिम कुछ तो ख्याल करते बाजी की बदलिहाजी का, बदज़बानी जो उन्होंने उनकी वजह से सियासी मुखालफिन के साथ की। और मेरे साथ उनका वाकई बहुत प्यार है, मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। फंस गए कुछ फंस भी गया, मतलब काफ़ी कुछ कह दिया था वैसे तो आपने। लेकिन ये हम कह रहे थे कि वो जो सिचुएशन बनी ना उसके बाद फिर इतना मवाद मिल गया फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो हु इज़ आउट देयर हु डिड नॉट नो कि वो जेवलिन थ्रो भी एक अदद। अच्छा आपने बिल्कुल ही बात बदल दी। मैं इनसे ब्रेक में कह रहा था मुझे एक तोहफा दे दें, एक जगह सेल लगी हुई है। मैं क्यों दूं तोहफा? वैसे ही। और जिससे तोहफा चाहिए हो ना उसको पहले तोहफा देते हैं, मतलब वो आइडिया पुट करते हैं उधर, वरना कोई तोहफा नहीं मिल रहा। और वैसे भी यू हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग कि मैं तोहफा दूं। अच्छा खैर जनाब, बाय द वे वो जो जैवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन्हें बड़े तोहफे मिल रहे हैं इंडिया में, उन्हें करोड़ों रुपए इनाम अनाउंस किया गया है मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से। लेकिन हम अपने अरशद नदीम की बात करेंगे। और नीरज जो है ना, उन्होंने वैसे एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया कि वो चाहते थे कि अरशद नदीम जो है उनके साथ पोडियम शेयर करें ओलंपिक्स। अरशद नदीम खुद अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो नीरज को अपना आइडल मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की तरफ तो आप देख रहे हैं ना कि हु यू एस्पायर टू बी, तो हिज आइज वर ऑन नीरज एंड व्हाई नॉट। मतलब नीरज को खुद देखा था एज अ स्पोर्ट्समैन, तो आप देखें तो क्या कमाल था उसका भी। सो जी बता हम आपको ये रहे हैं ऊपर चली गई मेरा ख्याल। हाँ, इट शुड हैव गॉन स्ट्रेट, लेकिन दीज आर ऑल टेक्निक्स एंड नॉट दैट आई वुड नो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इनको डेफिनेटली बेटर
कोचेज एंड प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। ये तो हमारा बिल्कुल ही अनाड़ी तज्जिया है कि ज़रा ज़्यादा हाइट पे चली गई। और खैर अरशद नदीम की टोक्यो ओलंपिक्स मेडल तो नहीं जीत सके, लेकिन कौम के दिल हम अगेन कहते हैं कि ये रवायती बात नहीं है। एक्चुअली ये लड़के जो है ना, ये इतने नामसाइद हालात के बावजूद यहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारे वाकई दिल जीतते हैं। अरशद नदीम जिस खेल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं उसे जैवलिन थ्रो कहा जाता है, इन केस यू डिड नॉट नो। वैसे अब तो पता लग गया होगा। और टोक्यो ओलंपिक से पहले पाकिस्तान में इस खेल के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन अरशद नदीम को देखकर बच्चे अब इस स्पोर्ट्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। और एक ऐसी ही वीडियो हमने आपके साथ शेयर करनी है, और ज़रा देखें, आपको नज़र आ जाएगा। बड़ी ही छोटे छोटे बच्चे हैं एंड यू कैन सी कि वो कितने इंस्पायर हुए हैं अरशद नदीम से। ये लें जी, और उन्होंने एक डंडे का गालिबन एक जेवलिन बनाया हुआ है और स्पॉट्स भी उन्होंने मार्क किए हुए हैं। एंड खैर मट्टी भी रखी हुई है। मट्टी रखी हुई है क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो नेचुरल चीज़ें पड़ी हुई थी वहाँ। अपार्टमेंट का कोई कंपाउंड है बेसिकली। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होता है। ऑब्वियसली बच्चे की जीरो टेक्निक है, लेकिन दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर शोइंग यू। वी आर शोइंग यू कि वो कितना इंस्पायर हुआ है कि कल को फिर वो अपने स्कूल में जाके अपने पेरेंट्स से कहीं किसी स्पोर्ट्स क्लब जाके, आई डोंट नो यहाँ कितने स्पोर्ट्स क्लब हैं, ही इज़ गोइंग टू परस्यू दिस और ही विल वांट टू परस्यू दिस। और पूरे खेल में ना सिर्फ एक नेज़े की ज़रूरत है, अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंडिचर और आपका अपना बिल्ट बॉडी एंड हाउ ऑब्वियसली वो तो आप ट्रेन करते हैं ना। हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं कि जनाब कोई किसी भी स्कूल में तो शुरू कराया जा सकता है। सो ऑल्दो वैसे स्कूल्स में बहुत ही कम हो गया है स्पोर्ट्स का ट्रेंड। दिस इज सो ट्रैजिक। दिस इज ट्रैजिक बेसिकली। कल आई वॉज ऑल्सो रीडिंग, एक आपको पता है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं तो कॉन्स्पिरेसीज भी बड़ी बन जाती हैं कि जी नीरज का किस तरह शोल्डर का एक बहुत बड़ी सर्जरी भी हुई थी। और मतलब बहुत सी लोग थे, उनका कहना था कि बड़ी इन्हेंसमेंट के लिए, क्योंकि इतना कंपेटिटिव हो चुका है ये बिजनेस भी स्पोर्टिंग का, कि बहुत सी चीज़ें आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए। नॉट दैट वी आर इंडोर्सिंग दैट, बट जस्ट सेइंग, आई वाज रीडिंग दिस समवेयर, दे वर टॉकिंग अबाउट क्रिकेटर्स एज वेल, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनहांसिंग ड्रग्स, वो तो एक बिल्कुल ही नो चीज़ है, बट सो मेनी अदर थिंग्स गोइंग थ्रू मेडिकल प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली। अच्छा जी, अभी हम बिल्कुल ही टॉपिक चेंज करेंगे और आपको बताएंगे ये कि इंतखाबी मैदान में नाकामी के बाद अपोजिशन जमातें सियासी हिकमत अमली दोबारा तरतीब देने पर मजबूर हैं। अब वैसे और कोई चारा भी नहीं है। बिलावल भुट्टो अपोजिशन जमातों को मुश्तरका जद्दोजहद के की दावत दे चुके हैं। हुकूमत को भी यकीन है नून लीग भी मुफाहिमत की तरफ आएगी। शहबाज शरीफ हुकूमत से राब्तों पर आमादगी का वाज़ेह इशारा कर चुके हैं। दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें मुफाहिमाना पॉलिसी अपनाती नजर आ रही हैं। और ऐसे में दीगर अपोजिशन पार्टियों को कोई एतमाद में ले रहा है या नहीं, अब तक वाज़ेह नहीं। बहरहाल कल PDM का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन जमातें अब तक तो अपनी कोई वाज़ेह सियासी सिमत मुकर्रर करने में नाकाम रही हैं, और इस सारी सूरत हाल ने हुकूमत को नया एतमाद और हौसला दिया है, और इसे लगता है कि आइंदा हुकूमत भी PTI ही बनाएगी। एक्चुअली जिस तरह चीज़ें चल रही हैं तो देखने वाले देख रहे हैं, ये डायरेक्शन तो नजर आ ही रही है। JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, सबसे पहले तो आपसे हम यही पूछना चाहेंगे, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ मुफाहमत की बात को उनकी पार्टी के अंदर से भी भरपूर पजीराई जो है वो नहीं मिली, लेकिन वो आखिर पार्टी सदर हैं। तो आप ये बताएं कि पूरी अपोजिशन के, वो तो खैर लीडर हैं ही हैं, बात को संजीदा तो लेना पड़ेगा, और संजीदा ले रहे हैं कि नहीं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर अपोजिशन पार्टियां उनके मौक़िफ़ के साथ हैं या नहीं है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये अपोजिशन का एक ऐसा इत्तेहाद है जिसके दरमियान एक 26 नुकात पर मुश्तमिल एक मुआहदा हुआ है, एक दस्तावेज़ मौजूद है। उसमें बुनियादी तौर पर बात यह है कि मौजूदा जो हुकूमत है, इस हुकूमत की मैंडेट को, इस हुकूमत की वजूद को हम तस्लीम नहीं करते। और दूसरी बात हमने ये की कि इस हुकूमत के साथ किसी किस्म और किसी भी सतह पर कोई बात नहीं होगी। और साथ ये भी बात हमने की है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं होगी, और इस्टेब्लिशमेंट से अगर बात करनी है पहले एजेंडा मालूम हो, फिर PDM की प्लेटफार्म से फिर फैसला होगा कि हमने बात करनी है या नहीं करनी है। बुनियादी जंग किस बात की है? जहाँ तक आपने शहबाज शरीफ की बात की, देखे यहाँ इधर कौम को कंफ्यूज किया जाता है।
आप मुफाहमत की सियासत करते हैं या मुज़ाहमत की सियासत करते हैं? किस चीज़ पर मुफाहमत? देखिए, जमहूरियत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, कोई मुफाहमत नहीं है। गैर आइनी हुकूमत, गैर आइनी पार्लियामेंट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। आइन की बालादस्ती, अगर इस पर कोई हमारे साथ PDM के साथ, जिसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, अगर PDM के साथ आइन की बालादस्ती पर कोई आकर बात करते हैं, इसको कोई मुफाहमत का नाम देता है तो मुफाहमत है। अच्छा हाफिज़ साहब, PDM आमतौर पर अपोजिशन इत्तेहाद ख़त्म होने की वजह जो है ना पीपल्स पार्टी को बयान करती है, लेकिन आप मुत्तहिदा अपोजिशन की बात खुद बिलावल ने की है अपेरेंटली लेटेस्ट जो की है, तो क्या ऐसा इत्तेहाद PDM ही की सूरत में दोबारा बनेगा या कोई और इत्तेहाद आप लोगों के दिमाग में है या पॉसिबिलिटी है? अब कुछ आप शेयर करेंगे, आप पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा किसी इत्तेहाद में शामिल होंगे? पीपल्स पार्टी और ANP ने उन फैसलों से इन्हिराफ किया जो PDM की प्लेटफार्म से हुए। आपको याद है सीनेट इलेक्शन के दौरानिए में, इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो गई, ANP PDM से अलग हो गई। लिहाजा ANP को PDM की क़ियादत ने, न मौलाना फजल रहमान साहब ने, न PMLN ने, न दीगर पार्टियों की PDM की दीगर क़ियादत ने न पीपल्स पार्टी को PDM से निकाला है, न ANP को। ANP ने खुद ऐलान किया कि आज के बाद PDM से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने आमली तौर पर कुछ ऐसे फैसले किए जो PDM की फैसलों से इन्हिराफ था, कुल्लम कुल्ला अलल ऐलान। लिहाजा दोनों खुद ब खुद PDM से निकल चुके हैं। अगर वो वापस आना चाहते हैं, जैसे आपने बिलावल की बात की कि बिलावल मुत्तहिदा अपोजिशन की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की क़ियादत, अगर वो मुत्तहिदा अपोजिशन जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में वो आना चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की, PMLN की और PDM की दीगर क़ियादत की, उन पर कोई एतराज़ नहीं है। और PDM ने कहा भी है कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम पार्टियां मौजूद है, वो जमहूरियत की सपोर्ट में, आइन की सपोर्ट में और जमहूर की हुक्मरानी की सपोर्ट में, कौमी और मुल्की मफाद में। अगर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातें टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को, लिहाजा वो पार्लियामेंट के अंदर उनको इजाज़त है। थैंक यू। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? पहले तो ये बता दें। एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन, वेल, आई होप। और जिन लोगों की ज़रा तबीयत नासाज है, बिकॉज हमारे पास फिगर्स जो आ रहे हैं उससे हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत से लोग अभी भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं। इंशाअल्लाह इट्स गोना बी सून ओवर। और वैसे बहुत से लोग जो वैक्सीनेट हो गए हैं और उसके बाद उन्हें हो रहा है, उन्हें ना बुखार होता है, ना गला ख़राब होता है, हल्की सी एक दिन खांसी होती है और टेस्ट और स्मेल का कुछ इशू होता है। ऑनेस्टली मैंने बहुत लोगों से बात की है जिनको वैक्सीनेशन के बाद कोविड हुआ और उनका यही कहना है कि हम इससे ज़्यादा बीमार हो जाते थे पहले। जब हमें नॉर्मल जब आप बीमार होते हैं तो उससे ज़्यादा हो जाते थे, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद बीमारी का लेवल जो है बहुत मैनेजेबल है, बहुत कम है ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों का। इसलिए यही रेकमेंड करेंगे कि प्लीज़ आप वैक्सीनेट हो जाएँ। जो फिगर्स हैं वो बहुत ही डॉन्टिंग फिगर्स हैं। आपको बताएं कि 24 घंटे में 86 पीपल पास्ट अवे, 86 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं कोविड से। और हम 40s 30s, आपको पता है कितने कम फिगर्स में हम आ गए थे। 30 फिगर्स जब हमें लगता है कि 80 90 इस तरह हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। मतलब पीपल, ये एक स्टैट ही बन गया, स्टेटिस्टिक ही लगता है, इट्स जस्ट अ नंबर, बट दीज आर रियल पीपल। मतलब ये फैमिलीज हैं, खानदान हैं। more than 75% of those people who are admitted in ICUs or on ventilators, they are non-vaccinated people. 75 से 80% वो लोग हैं ICUs और वेंटिलेटर्स पर जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है। तो अज़राए करम, बराए मेहरबानी, अभी भी हम कह रहे हैं आपको, आप 1166 पे मैसेज करें, कोड हासिल करें, रास्ते में ही कोड हासिल कर लें और बस पहुंच जाएं किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में। और बाय द वे कल की अपडेट ये है कि अब आपको सेकेंड डोज के लिए मैसेज का इंतज़ार नहीं करना है। सो अगर आपका मुकर्ररा टाइम पूरा हो गया है जो आपको पहले शॉट लगाते हुए बताया गया होगा स्टाफ की जानिब से, वो ख़त्म होने के बाद आप बस पहुंच जाएं और आप वैक्सीनेट अपने आप को करवा लें। यस, तो ये हम बार बार आपको याद दिलाएंगे और इंशाल्लाह जब तक ये पूरी कौम हमारी वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी ना, हर सुबह हमने इसी तरह ही शुरू करना है कि आपको याद दिलाएं, अभी दिन का आगाज़ है, निकल जाएं।
थोड़ा सा टाइम निकालें अपने काम से या व्हाटएवर यू आर डूइंग, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो अप्रिशिएट NCOC और हुकूमत पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क को इतनी जल्दी से वैक्सीनेशन का सारा सिलसिला शुरू करना और माशाल्लाह ओवरऑल बगैर किसी ग्लिच के सिलसिला जारी है। ये क्रेडिट जाता है कि क्योंकि दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, जैसे कि आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया, उनकी अब बहुत स्लो पेस पे वैक्सीनेशन का सारा प्रोसेस चल रहा था और लाइक 2-3 वीक्स अगो, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले भी उनकी यहाँ सिर्फ 40 साल की उम्र तक के लोग ही वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकते थे। हम बहुत आगे जा चुके हैं, हम बहुत बेहतर हैं। शुडंट स्टॉप नाउ। अच्छा, ये कल परसों ही हम बात कर रहे थे, बाय द वे आपने ओलंपिक्स की बात की है, कि अगर आपके पूरे करोड़ों की आवाम के मुल्क में 2-4 लोग ही मुतासर हो जाए ना ये देख के, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग थिंग। तो अगर यंग एज में इफ़ यू आर वाचिंग एनी स्पोर्ट जो ओलंपिक्स में आपको लगता है आप कर सकते हैं, जिस तरह बाय द वे आई एम नॉट यंग, लेकिन मुझे क्लाइंबिंग स्पोर्ट बहुत ही मुतासर किया, विच वॉज द फर्स्ट टाइम जो इस ओलंपिक्स में इस स्पोर्ट को भी डाला गया था, विच वॉज फैसिनेटिंग। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर छोटे उम्र के लोग बच्चे हों और देख लें, दे स्टार्ट डूइंग दिस, और बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्कूल्स और कॉलेजेस में ये स्पोर्ट्स कराए जा सकते हैं। जैसे कि जैवलिन थ्रो पे क्या है, बहुत क्या खर्चा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर तो नहीं आ रहा है। अब इससे पहले लिटरली बच्चों को जैवलिन थ्रो का नाम भी नहीं आता था, पता भी नहीं था कि ये कोई गेम है, ये कोई स्पोर्ट है। सो एक नौजवान हम में से निकला जिसने एक बेहतर परफॉर्मेंस दी और उसके बाद लोगों ने कहा अच्छा ये भी खेल है, ये तो हम कर सकते हैं। बाज़ लोगों की नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो ये कर सकते हैं और उनको नहीं आइडिया था। Whatever you think of, मतलब आप कोई स्पोर्ट सोच ले, it is there, it is available। मतलब आप अगर यंग एज में अगर अब आप अभी देख ही रहे हैं तो आप पिक एंड चूज भी कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो किधर है। तो इट इज फैसिनेटिंग। आज एक्चुअली इसके बारे में हम जरा डिटेल में बात भी करेंगे, मुतासर हुआ कौन है। A lot of guys and girls जो कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो कि बहुत जिम फ्रीक्स हैं, वो वेट लिफ्टिंग की तरफ जा सकते हैं, तलहा की तरह कुछ इस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कैन आई जस्ट से, क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो लेट मी जस्ट से कि ओलंपिक्स में एक चीज़ भी बड़ी वाज़ेह थी और बहुत ही फैसिनेटिंग थी कि सारे एथलीट, सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स जो थे, बेशक किसी भी स्पोर्ट में हो, एक जिस तरह MBBS की डिग्री होती है ना कि पहले आपने MBBS वो 4 साल 5 साल करना है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करें, तो एक तो बेसिक था उन लोगों का स्टेमिना, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब ये तो सारों में थी और उस So a lot of people are following, और particularly overseas जो पाकिस्तानी हैं, जो overseas कश्मीरी हैं, वो बड़ा closely follow कर रहे हैं. They are really enjoying it. And cricket lovers also, because cricket in Pakistan, तो who's going to miss it? बेशक वो KPL ही क्यों ना हो, जो कि बड़ी नई चीज़ है। अच्छा जी, हुकूमत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेज़ी से जारी है और इसको मज़ीद तेज़ करना होगा। रोज़ाना 11 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन तिब्बी माहिरीन को अभी भी कमी नज़र आ रही है और लोगों की बड़ी अक्सरियत को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ही नहीं लगी है अभी तक। तो कुछ लोग हर किस्म की वैक्सीन लगवाने की कोशिश में हैं। मुख्तलिफ इक़साम की वैक्सीन लगवाने का कोई फ़ायदा है या नहीं, ये अभी वाज़े होना बाकी है। आपको ये भी बताएं कि सफरी पाबंदियों और सऊदी अरब की उम्रा पॉलिसी के बाद वैक्सीनेशन मुहिम में मज़ीद तेज़ी की ज़रूरत वाज़े है, मगर तिब्बी माहिरीन तीसरी बूस्टर डोज को गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं। मेरा ख्याल है उनका कहने का मतलब यही है कि पहले एक तो लगा लें सारे, और जो मिल रही है वैक्सीन वो लगा लें। सो लेट्स नॉट पिक एंड चूज़ और तीसरी पे अभी ना जाएं। सो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है और हालिया दिनों में तो लोगों ने थोड़ा क्या काफ़ी शौक भी दिखाया है वैक्सीन लगवाने के लिए। अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सबसे पहले तो बताइए जो करंट स्पीड है, इससे मुतमईन है अगर इसी तरह चलते रहे तो हम एक हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव कर लेंगे? देखें जी, जो वैक्सीन प्रोग्राम पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है वो उसका शोर ज़्यादा है और ज़ोर कम है। उसमें हकीकत ये है कि जितने वैक्सीनेशन हमें करने चाहिए इफ़ेक्टिवली वो नहीं कर पा रहे। बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर में स्पेशली सिंध में बहुत ही भीड़ लगी होती है और बहुत लंबी लाइनें होती हैं। तो जाहिर है ये इसका गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फैलाए और इनको शहरों से अब गांव तक लेके जाए ताकि हम जल्द से जल्द मैक्सिमम वैक्सीन लगाएं। हमारा टारगेट है 18 करोड़ लोगों को लगाना हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए।
तो गवर्नमेंट ने तो खुद कहा है कि वो 7 करोड़ लोगों को लगा चुकी होएगी अक्टूबर इस 2021 तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि 17 करोड़ का भी टारगेट पूरा हो, और अगर वो पूरा हो भी गया तो उसके आगे अभी सफ़र और भी बहुत है। तो जाहिर है इसको एस्केलेट करने की ज़रूरत है, लोगों के मिसपरसेप्शंस ख़त्म करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ वीज़ों के मसाइल हैं और शायद लोगों के वहम भी कि आजकल तीसरी डोज या बूस्टर शॉट की बड़ी बात की जा रही है। तो क्या पाकिस्तान इस वक्त ये बूस्टर शॉट्स की तरफ जा सकता है आपके ख्याल में, और मेडिकल तौर पर इसकी ज़रूरत भी है या नहीं है? देखें, जा तो पाकिस्तान सकता है, वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का फ़ैसला होएगा, हमारा फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त हरगिज़ नहीं जाना चाहिए बूस्टर डोज या किसी और वैक्सीन की तरफ, क्योंकि जब तक आपकी ये वैक्सीन इन क्वालिटी जो है इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोग हैं जिनमें से कोई 1 करोड़ या 75 लाख को 2 डोजेज़ लग चुकी हैं, बाकियों को सेकंड डोज लगने वाली है। तो वो भी उनको ही लगनी चाहिए जो पहले लगी है। उसके बाद बहुत सारे अभी लोग पड़े हैं 80% से ज़्यादा जिनको 1 डोज भी नहीं लगी। तो बजाय आप एक इंसान को दूसरी से तीसरी लगाएं, आप पहले वो लगाएं जिनको बिल्कुल ही नहीं लगी, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो। एक आदमी को लगाते जाएंगे उसको कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी राय बड़ी अहम है, जैसे कि यूके ने भी किया था कि अल्टीमेटली पहली डोज उनका टारगेट था कि प्लीज सबको लग जाए, वो तो पहले लग जाए, फिर बाद में बात होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन पता नहीं उस पर भी रिसर्च जाहिर है कि एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें सेकंड डोज लगना ज़रूरी है, बट फर्स्ट डोज तो पहुंचनी ही चाहिए सब तक। डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीन मिक्स वाली बात भी कही कि कुछ अफराद को 1 डोज कोई और लगी है, दूसरी किसी और ब्रांड की लग गई है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि ये सूटेबल नहीं है, ये ख़तरनाक हो सकता है। अब ये राय तब्दील हो चुकी है। इज देयर मोर रिसर्च अवेलेबल ऑन दैट कि किसी को 1 मॉडर्ना लगी है या दूसरी साइनोफार्म लगी है, कुछ है ऐसी रिसर्च? अभी बिल्कुल तब्दील नहीं हुई, इसलिए कि इसका हमारे पास या WHO के पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये सेफ़ है मिक्स्ड एंड मैच करना, कि सब यूनिट वैक्सीन या प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन को कंबाइन किया जाए मैसेंजर RNA वैक्सीन से। इसलिए हमारी ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप इससे इज्तनाब करें जब तक कि सेफ्टी का नहीं इस्टेब्लिश होता। और इस सिलसिले में हमने पोलीवैक मल्टीपल वैक्सीन के नाम से एक ट्रैकर शुरू किया, जिसमें 3 मिनट में आप वो फॉर्म भरते हैं तो वो हमें सब बता देता है कि आपने अगर 2 वैक्सीन्स लगाई हैं मुख्तलिफ़ अक़साम की, तो आपको बता देता है फ़ायदियत हुई या नुकसान हुआ, और उसको हम कंपाइल करके डाटा आपके सामने रखें। All right, so you're still in the process of compiling that data. बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। अभी भी वो कह रहे हैं कि शोर ज़्यादा है और ज़ोर कम है। कराची में इनिशियली बहुत इशूज़ थे, बहुत ज़्यादा रश था स्पेसिफिक सेंटर्स पे, उसके बाद कुछ सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई गई, लेकिन अब ये जो मामला है ये रूरल सेंटर्स तक भी पहुँचना चाहिए। जी, एक हैट्रिक की हम बात कर रहे थे। कश्मीर प्रीमियर लीग में शाहिद आफरीदी की रावलाकोट हॉक्स के खिलाफ मोहम्मद वसीम जूनियर ने हैट्रिक की, लेकिन हुआ क्या? इसके बावजूद मोहम्मद हफीज़ की जो मुजफ्फराबाद टाइगर्स है ना, इसको दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त हो गई। ओनली 1 रन डिस्पाइट द हैट्रिक। इवेंट के तमाम मैचेस आपको बता दें, रिमाइंडर दे दें, कहाँ दिखा दें? जियो सुपर ऑफ कोर्स। There's so much energy by the way and it's really picking up. आपको पता है PSL भी खैर PSL तो from the day 1 ही बहुत ज़्यादा excitement थी because it was very new, लेकिन KPL PSL की ही तर्ज पे है and now it is picking up steam as well and a lot of people are watching. ज़रा बात करेंगे सोशल मीडिया की। इंतखाबी फतह का क्रेडिट सोशल मीडिया को देने वाली हुकूमत में भी सोशल मीडिया पाबंदियाँ लग रही हैं। बड़ी हैरानी की बात है। ऐप ब्लॉक करना या मुकम्मल बंद कर देना मसले का हल नहीं होता। पर्टिकुलरली टिकटॉक की बात करें, और भी कुछ हैं जो बंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुकूमत को वाज़े बता दिया है कि टिकटॉक पर पाबंदी के मामले पर PTA वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके। हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर 6 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया गया।
और आपको बताएं कि हुक्मनामे में कहा गया कि हर टेक्नोलॉजी का मनफी पहलू हो सकता है। हर तरह का मवाद गूगल और यूट्यूब पर भी मौजूद है। टिकटॉक ऐप बहुत से लोगों की कमाई का जरिया बन चुकी है और कोई ऑलमोस्ट बताया गया कि 16.5 मिलियन 16.5 मिलियन सार्फिन में से 1% ने टिकटॉक का मुबैना गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन ऐप को रेगुलेट करने के लिए ब्लॉक करना, मुकम्मल पाबंदी लगाना कोई हल नहीं। बड़ी बात है, किसी ने बड़ा मतलब फवाद चौधरी साहब इज वेरी वोकल अबाउट इट हिमसेल्फ। सो वो ये भी कहते हैं कि कोर्ट्स को ये बैन अनबैन करने के प्रॉपर्टी ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदेह है और पाकिस्तान को जाहिर है कोई फॉरवर्ड आगे ले जाने का तो ये काम कर नहीं रही चीज़ें। तो आपको ये भी बता दें कि हुक्मनामे में पीटीए को वफाकी हुकूमत से मशवरे के बाद फैसले पर नज़रसानी का हुक्म भी दिया गया है और तहरीक इंसाफ को भी अब देख लेना चाहिए कि ये पाबंदियां जो कि एक्चुअली वहीं से आती हैं उनके अपने नारों और पॉलिसियों से कितनी मिलती अच्छा, इससे पहले या तो नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, आपको याद होगा, और उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने बड़ा कहा था कि जिन्ना नहीं होने चाहिए। अब पीटीए ने पाबंदी लगा दी है। सो समझ नहीं आता कि आपस की कंफ्यूजन है, क्या चल रहा है कि पीटीए तो जाहिर है हुकूमत के मातहत है। सो तो इन हुकूमत ने ही लगाई है। जितने भी हम ट्विस्ट और टर्न मार दें चॉइस ऑफ वर्ड्स में, लगी तो वहीं से है ना, कहीं ना कहीं से ये सारी आफत जो है ना टिकटॉक पे आती है, कभी कहीं से और कभी कहीं से। एंड बाय द वे ये अजीब सी बात है कि ये टिकटॉक जो पाकिस्तान में हम टिकटॉक देख रहे होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट वो एक ही किस्म का सारा मवाद आ रहा होता है। इफ यू सी फ्रॉम एनी अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड तो बड़ी जबरदस्त चीजें भी हैं टिकटॉक पे। हमारे यहाँ ज्यादातर रूरल सेंटर्स में इस्तेमाल होता है वैसे बट उसमें भी खैर इट्स नॉट सो बैड। बड़ी इमेजिनेशन एक्चुअली होती है। कितनी बार तो हम आपके सामने लाए भी हैं कि बहुत ही इमेजिनेटिव किस्म के टिकटॉक्स भी बन रहे हैं, विच इज एक आउटसोर्स है ना आपके लिए। तो आने वाली है। आप ठीक हमारे पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद जवाद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं बिकॉज बहुत सी ये लोग सोच रहे हैं कि भाई ये है पाबंदी नहीं है, क्या हो रहा है। अच्छा जी, आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वाज़ेह हो गया है कि टिकटॉक पर पाबंदी हुकूमत ने लगा रखी है। तहरीक इंसाफ तो ऐसी पॉलिसी के खिलाफ रही है हमेशा से, तो फिर ये पाबंदी क्यों लगी है? बिकॉज इट्स वेरी अपेरेंट कोर्ट्स की तरफ से नहीं है, हुकूमत की तरफ से। टिकटॉक पे इससे पहले 2 दफा पाबंदी लग चुकी है। एक दफा ये सिंध हाई कोर्ट की फैसले की रोशनी में लगी थी और एक दफा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में लगी थी। और उसकी बुनियादी वजह दोनों दफा ये थी कि इसके ऊपर जो गैर इखलाकी और गैर महज़ब कंटेंट जो है उस पे एतराज़ किया गया था और उसी की बिना पर वो पाबंदी लगी थी। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटीज़ ने टिकटॉक की अथॉरिटीज़ को इस हवाले से एक टेंजेबल और एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाने की उनको सिफारिश की थी कि ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ गैर महज़ब और गैर इखलाकी एक दफ़ा अपलोड हो जाए, उसके खिलाफ शोर मचे और उसके बाद टिकटॉक जो है उसको उतार ले। मैकेनिज्म बनाने का मतलब ये था कि ताकि ऐसी चीज़ों को अपलोड होने से पहले ही उनका तदारक हो सके। हर मुल्क ने इन एप्लीकेशंस को उनकी मर्जी और उन्हीं के मैकेनिज्म के मुताबिक नहीं चलाना होता, बल्कि अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपने मुआशरे की इखलाकी तरजीहात को सामने रख के फैसले करने होते हैं और यही हम कर रहे हैं और यही बहुत सारे दूसरे ममालिक कर रहे हैं। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कोई मैकेनिज्म। अच्छा ये बताइएगा सर कि वज़ीर आज़म ये बात खुद कई मरतबा कह चुके हैं कि उनकी हुकूमत की तश्कील में सोशल मीडिया आगाही का बड़ा अहम किरदार है और अब हुकूमत में आ जाने के बाद मकसद तो सर्टनली आप जो हुकूमत का है वो पूरा हो गया। आप नहीं समझते कि मुस्तकबिल में भी सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बड़ा इन्हिसार रहा है सोशल मीडिया पर? इस चीज़ को रेगुलेट नहीं करेंगे तो मुआशरे के अंदर केओस पैदा हो सकता है। तो पीटीआई की तरफ से अगर ये कदम अगर उठाया गया है तो ये कुछ सोशल मीडिया को बंद करने या उसको डिस्करेज करने के लिए नहीं उठाया गया, बल्कि ये सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए उठाया गया है ताकि हम अपने मुआशरे में ऐसे कंटेंट को कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें, जिससे कि मुआशरे में अफरा तफरी या मुआशरे की अखलाकियात पे बुरा असर पड़ सकता है।
बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब। लेकिन अखलाकियात का पैमाना भी हर शख्स का मुख्तलिफ होता है। कोई चीज़ जो बिल्कुल बेज़रर होगी बाज़ लोगों को वो भी ऑफेंड करेगी, बाज़ चीज़ें होती हैं जो सभी को ऑफेंसिव लगती हैं। एट द सेम टाइम टिकटॉक खुद भी अब बड़ा मुतहर्रिक है, बैन कर देता है अक्सर चीज़ें जो ज़रा गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं होती। So I guess we need to come out of this app banning I think culture. that ये जो बैन लग जाता है, कभी खुल जाता है, कभी बैन लग जाता है, so ये जो बैन लगा रहे हैं ना, जो लगाते हैं, दे नीड टू डिसाइड कि वो क्या चाहते हैं। कभी उनका मूड अच्छा होता है तो चीज़ खुल जाती है, अपने फ़ायदे में कोई चीज़ जारी होती है तो खोल दो, अगर लगता है कि टेंशन हो रही है कि यहाँ क्रिटिसिज्म भी हो सकती है तो उसको बंद कर दो। मतलब दैट नीड्स, आपने किस वजह से खोला और किस वजह से बंद कर रहे हैं उसको वाजे कर दें, कन्फ्यूजन ना डालें। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फवाद चौधरी साहब ऐसे तो इस मामले पे पहले भी बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि मैंने वज़ीर आज़म साहब को कैटेगोरिकली कहा है। हाँ, उन्होंने कहा था मैंने वज़ीर आज़म को कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो बैनिंग कल्चर है ना, ये हम जो आए दिन टिकटॉक में पाबंदी लगा देते हैं, इज गोइंग टू हर्ट अस, इट वुड हर्ट अस। अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बनने वाले मुल्क में अक़लियतों के हकूक़ पामाल होना अफसोसनाक है। एक्चुअली पाकिस्तान का जो वजूद है ना, आप यही सोचिए कि पाकिस्तान इसलिए हमने बड़े सग़ीर में हासिल किया क्योंकि वी वर अ माइनॉरिटी इन सब कॉन्टिनेंट और हमारे साथ बुरा सलूक होता था, इसलिए वी थॉट कि हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए और हम वही सलूक अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ। आयरनी मतलब कि जिस चीज़ से हम गुजरे हैं हम वही कर रहे हैं। किसी भी अक़लियत को निशाना बनाना किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और जो हालिया वाक़यात हुए, पर्टिकुलरली रहीम यार खान मंदिर हमले पर रद्द-ए-अमल से रियासत ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का फ़ौरी नोटिस लिया, मंदिर बहाल करने का हुक्म भी दिया, मंदिर की तज़ीन व आराइश का काम जारी है, 70% काम मुकम्मल भी कर लिया गया है। कौमी असम्बली में मंदिर हमले के खिलाफ करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है और हम बहैसियत कौम शर्मिंदा हैं एंड वी अपोलोजाइज फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी मंदिर पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया है और काफ़ी इसमें से लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हो गए हैं क्योंकि आजकल अजीब व गरीब किस्म की ये हरकत है कि आप ये सारी वायलेशन कर भी रहे हैं, मूवी भी बना रहे हैं, उसको वायरल भी कर रहे हैं और अपने आप को छुपा भी। सो यू आर वेरी मच देयर। ये मैं इसको, ये मिसक्रिएंट्स हैं, ये बदमाशी है, इसको पता नहीं क्या नाम दें, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इनका इतना कोई शौक होगा जी हम मंदिर को वायलेट करेंगे, हम बस वायलेशन करेंगे और दिखाएंगे। मतलब इसमें आपकी कोई थॉट प्रोसेस भी नहीं जा। जाहिर है किसी भी मजहब की तौहीन है वो तौहीन मजहब के जुमरे में ही आती है। और रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पेट्रन इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के। बहुत शुक्रिया रमेश साहब। रहीम यार खान में मंदिर पर हमला हुआ, काबिल मजम्मत, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। उसके बाद हुकूमती सतह पर जो एक्शन लिया गया, आप लोग उससे मुतमईन हैं? उमा अब्दुल्ला, थैंक यू कि आपने इस टॉपिक के ऊपर मुझे मदऊ किया। देखें, आपका जो क्वेश्चन है, पहली चीज़ तो ये कि हमें हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात मुल्क के अंदर नहीं हो और उसके लिए एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि ऐसे वाक़यात होने के बाद जो मुल्क की बदनामी होती है तो उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएँ। इस मरतबा अच्छी बात यह है कि नेशनल असम्बली के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं और नेशनल असम्बली की तरफ से यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन आना, मजम्मत करना, मतलब एक किस्म का मजबत करना कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो नहीं इस्लाम की टीचिंग है, नहीं पाकिस्तान का आइन उसकी इजाज़त देता है। मैं समझता हूँ इस वाक़े के बाद या पहले वाले वाक़े के बाद स्टेट ने अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है कि जो भी इसके हवाले से एक्शन हो सकते थे या आज भी उसकी रिनोवेशन हो या कल्प्रिट्स को पकड़ना हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। जितनी बार ये हम वीडियोस देखें तो उतनी बार एकदम से ये फ्रेश हो जाता है ये सेंटिमेंट कि क्यों कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं। रमेश साहब, इस वाक़े के बाद अदलिया से लेकर हुकूमत और मीडिया तक पूरी रियासत ने बता दिया कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ ऐसा जुर्म किसी को काबिल कबूल नहीं। रियासत ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़े कर दी। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तो मिला होगा, आप इत्तफ़ाक़ करेंगे इस बात से? हमारी जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ था, हमें 11 जो अगस्त है माइनॉरिटी डे, उसको हमें ये उन्होंने समझा कि हम इसके ऊपर जो है वो ब्लैक डे बनाएंगे। नहीं,
माइनॉरिटी यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहती है, स्टेट साथ है, माइनॉरिटी यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी में भी है, हर फील्ड में है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं माइनॉरिटी डे को, और हर मंदिर, हर गिरजाघर, हर चर्च के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगाएंगे कि हम पाकिस्तान के मुहब्ब वतन हैं, थे और रहेंगे, और पाकिस्तान के अंदर हमें पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और इस वजह से हम माइनॉरिटी डे को और भरपूर तरीके से मनाएंगे। मैं समझता हूँ कि कल जो 11 अगस्त का जो दिन है वो आप देखेंगे कि इस मरतबा और जोश और जज्बे के साथ पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी मनाएगी, और पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान में रहने के हवाले से जो है वो अच्छा मैसेज देगी। Certainly. बहुत शुक्रिया रमेश। We know that you are very much पाकिस्तानी, और आपको कुछ भी इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। So मतलब ये हरकतें जब आम पब्लिक जो है, कुछ लोग फ्रॉम द पब्लिक ये हरकतें जब करते हैं ना, तो फिर सारों का ही सर झुक जाता है, बिकॉज फिर हमारे पास कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है कि किसी और मुल्क में मुसलमानों के अगेंस्ट इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं ना, तो हम उस पर शोर मचाएं। हम कर ही नहीं सकते। वी डोंट हैव अ मॉरल ग्राउंड टू डू दैट अगर हम ये चीज़ें करते रहेंगे माइनॉरिटीज़ के साथ करेंगे। एब्सोल्युटली। कुछ दिनों से हमारी ये बात हो रही है अब्दुल्ला, मेरी और भी कुछ हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं कि वी वांट टू कीप अ पेट। अब्दुल्ला, आपका कोई पेट है? नहीं थे, मेरे पास बिल्लियां बहुत सारी थी। You know I am a cat lover. I used to have, as a family, we used to have dogs, but not anymore. I used to have a lot of cats. एक ज़माने में तो इतनी उनकी आबादी बढ़ गई थी कि वो 8, 9, 10 तक पहुंच गई। Straight बिल्लियां? नहीं, पर्शियन बिल्लियां थी। इतनी ज़्यादा? सेमी पंच था। Oh well, अच्छा जी, पेट्स रखने का शौक बहुत से लोगों को होता है, और हमारा तो आपने सुन ही लिया है, और वो अपने पेट्स को दौरान सफ़र भी अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन आज जो भी हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं ना, तो वो तो एक लेवल ही और है। तो जी, ये शख्स है और वो कर रहा है पैराग्लाइडिंग, और वो अकेले नहीं है, उसका पेट डॉगी उसके साथ है, जो कि उसने ठीक ठाक उसको भी बांधा हुआ है, और क्या व्यू है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली कितने काम है, ऐसा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली इफ यू आर क्लोज टू योर पेट ना, यू वांट टू शेयर एवरीथिंग। जिनके पेट्स नहीं है, आई गेस दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन यू वांट टू शेयर डिफरेंट मोमेंट्स। और ये तो हुमा, ये वाला कुत्ता भी ले सकती हैं आप, ये कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल हम सजेस्ट कर रहे हैं हुमा को कुत्ता लेने के लिए, और तो प्लीज अगर कि वो हस्की खरीदें। मुझे हस्की वैसे पसंद है, लेकिन इन माय अपार्टमेंट मेरा ख्याल है कि मैं हस्की रख नहीं सकती। मुझे लगता है कि हस्की को जरा एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, पता नहीं जो लोग रख रहे हैं उनको पता होगा। गर्म है ना, मेरा ख्याल है कि आप चाव चाव रख लें, खैर उसको भी होंगे एनवायरमेंटल। नहीं, मैंने जेब में नहीं रखा। नहीं, चाव चाव इज अ बिग डॉग व्हिच लुक्स लाइक अ टेडी बियर, क्यूट टेडी बियर, जिसके बहुत से हेयर होता है, एंड देन आई डोंट वांट के बहुत हेयर भी बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि कुछ शेड करते हैं। तो फिर आप बिल्कुल वो वाला कुत्ता रख लें जिसकी सिर्फ खाल होती है, कोई फर्क नहीं होता। हॉरर स्टोरी। अच्छा छोड़ दें, आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें जो आप चाहते हैं मैं रखूं कुत्ता। ओके, अब अब्दुल्ला आपने हटा दिया जो मैंने लगाया था। भाई आप यूके रेड लिस्ट वाली स्टोरी अब हम आपको बताने लगे, दिखाएं आप। मेरा ख्याल है बताने से ज़्यादा देखने से ताल्लुक रखता है। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि वो वाली दिखानी है जिसमें टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे एक दुनिया जो है वो अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान ने भी प्रोटेस्ट किया है कि यूके की अभी तक रेड लिस्ट में पाकिस्तान क्यों है, जबकि पाकिस्तान के नंबर्स उस तरह नहीं हैं जो इंडिया के नंबर्स हैं। इसी पे हमें ज्वाइन भी किया है, हमारी गेस्ट हैं एमपी लेबर पार्टी नाज शाह हमारे साथ हैं। नाज शाह से भी पूछ लेते हैं कि ये क्यों है और क्या थॉट है पीछे इन द यूके। नाज शाह, बरतानवी हुकूमत की कोरोना रेड लिस्ट में पाकिस्तान के आने से पाकिस्तानियों के लिए बड़े मसाइल बने हुए हैं, आमद-ओ-रफ्त के अलग और अखराजात के अलग। तो अब भारत को, इंडिया को रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं। तो आपको इसकी वजह कुछ समझ आई है, क्या वजह नजर आ रही है आपको? तो मेरे ख्याल में तो सही है, एक पॉलिटिकल डिसीजन है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर डेटा के मुताबिक ये इन्होंने डिसीजन बनाया होता तो वो डेटा शेयर करते। दुनिया के सामने जो भी डेटा है वो सब जितने भी है हमारे सामने पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के कोविड के केसेस कितने हैं, इंडिया के कोविड केसेस कितने हैं। मगर मेरे हिसाब से, मेरे अंदाजे में सिर्फ ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है और ये नाइंसाफी की बात है और डिस्क्रिमिनेटरी है, खास करके जो डायस्पोरा पाकिस्तानीज हैं, जिनके वालिदैन वगैरह, जिनके जाने की वजह पाकिस्तान कोई अहम
अहम वजह होती है तो वो गए हैं और वो वहाँ स्टक हो गए हैं रेड लिस्ट की वजह से, या क्वारंटीन होटल की कॉस्ट नहीं भर सकते, तो ऐसे मसले बहुत पेश आए हैं उनके लिए। शाह साहिबा, आप प्लीज़ ये भी बताइएगा कि बरतानिया में पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए आवाज़ अब उठ रही है, लेकिन जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं और भी लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत भी इस पर नाराज़गी का इजहार कर चुकी है। आप समझती हैं कि इस प्रेशर के बाद प्रॉब्ली दे विल रिव्यू देयर डिसीजन और जल्दी? देखें तो बरतानवी हुकूमत की रिव्यू होती है 3 हफ्तों में, तो अगर 3 हफ्तों में सब कुछ इतना हमने कुछ किया है, प्रेशर डाला है, तो शायद हो सकता है, मगर इस गवर्नमेंट पर मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन 3 हफ्ते बाद रिव्यू होती है, तो हाल में 3 हफ्ते, 1 हफ्ता तो इस जुमेरात को हो जाएगा, इस वेडनेसडे को हो जाएगा, तो देखते हैं आगे से क्या होता है। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा राशा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं जहां पाकिस्तान और इंडिया से मुतालिक बरतानिया का दोहरा मयार सामने आया है। क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ऐसी कोई खामी है कि हम बरतानिया पर वो असर रसूख नहीं बना सके जो कि इंडिया ने बना लिया? मतलब वी आर पुश टू आस्क दिस क्वेश्चन, तो क्या कमज़ोरियाँ हैं और आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी तरफ से कमज़ोरियाँ हो। मैं पाकिस्तान और भारत के बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि वो अपने अपने गवर्नमेंट होते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ की पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं इस यहाँ के पार्लियामेंट के बारे में और यहाँ के गवर्नमेंट के बारे में अपनी राय दे सकती हूँ। और ये देखें, कहते हैं ना कि अपनी चीज़ ख़राब हो तो दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमारी गवर्नमेंट का काम है कि दुनिया भर के जितने भी हमारे डेटा है उनके सामने है, ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। जब ये डिसीजंस बना रहे हैं, उनका फर्ज बनता है कि सब कुछ को नज़रअंदाज में इंसाफ के मुताबिक और साइंस के मुताबिक वो डिसीजंस बनाएं। तो क्लियरली ये साफ जाहिर हो गया कि उन डिसीजनों, ये जो फैसले किए गए हैं, ये सियासी बना पर बनाए गए हैं, ये सियासत की वजह से ये पॉलिटिकल डिसीजंस है, ये साइंस लेड के डिसीजंस नहीं है, केसेस नंबर्स के डिसीजंस नहीं है। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि औरों की कमज़ोरी हो या ना हो, हमारे गवर्नमेंट को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ की पार्लियामेंटेरियन और मेरा काम है हमारे गवर्नमेंट को अकाउंट में रखना। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। नाज शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पॉलिटिकल डिसीजन है, पाकिस्तान अब तक रेड लिस्ट में। बाय द वे, यूएई से कल एक सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड के भी टॉप पे खातून जो कि कैबिन क्रू और स्काई डाइवर भी हैं और स्टंट वुमन भी हैं। वैसे कैबिन क्रू नहीं है, वो जस्ट स्काई डाइवर है, स्टंट वुमन है। और ऑब्वियसली ये एक एड था जिसके लिए बड़ा जतन किए गए। क्या हम दिखा रहे हैं? नहीं, वो नहीं दिखा रहे, वो आप सोशल मीडिया पे देखिएगा। अभी हम आपको एक बड़े मीन सा बयान बताने लगे हैं। हाँ, बताओ। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते के सरबराह ब्रिगेडियर ज़हीर अख्तर का कहना है कि अरशद नदीम इसलिए मेडल नहीं जीत सके क्योंकि उनकी और उनके कोच की फाइनल से पहले तवज्जो से सोशल मीडिया पर थी। हैं? अच्छा जी, चलें ठीक है, सोशल मीडिया पे उनकी तवज्जो थी, लेकिन उनको क्या सहूलतें मिली हैं, उनको क्या ट्रेनिंग गुज़श्ता सालों में दी गई है, इस पर भी ज़रा इज़हार ख्याल कर देते, इस पर कर देते ज़रा इज़हार ख्याल। सो ये आप कंपैरिजन देख लें कि अरशद किन हालात में रिहर्सल और प्रैक्टिस करते रहे और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती रही है और दुनिया के कौन कौन से मुल्क में वो ये ट्रेनिंग हासिल करके आते रहे। वैसे इस पे बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है और शुक्र ही है कि टाइम नहीं है, वरना हम कुछ ज़्यादा ही कह जाते। लेकिन प्लीज़ अगर आपके पास कुछ अच्छा ना होना कहने को तो खामोश रहिए। मैं तो यही कहूँगी, मतलब कि आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ आवाम अंधी बैठी हुई है कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि कितनी स्ट्रगल्स के बाद जितने ही ओलंपिक्स पहुँचे हैं ना, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। ये अपनी स्ट्रगल के बाद खुद क्वालिफाई करके वहाँ पहुँचे हैं। ये वीडियोस बहुत ही टेलिंग हैं। आपने कौन से मुल्क में भेजा था अरशद नदीम को ट्रेनिंग करने के लिए? आपने कौन से उसके लिए इंटरनेशनल कोचेस रखे थे? शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने से। और आपका ये कि ये सोशल मीडिया, एंड स्टॉप ब्लेमिंग सोशल मीडिया फॉर एवरीथिंग। कितना आसान हो गया कि अच्छा जी कुछ करना है, आओ कह दें कि जी इसकी तवज्जो तो सोशल मीडिया पे थी, इसका 24 घंटे ये वहीं रहता है। स्टॉप इट। और इस बंदे ने तो फिर भी वो कर दिया, अरशद नदीम ने तो फिर भी वो कर दिया जो कि बहुत मुल्कों से और लोग जो आए थे जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं कर सके। तो अपने रॉ टैलेंट से वहाँ पहुँच गया। Why do these people do that? मुझे प्लीज़ अब्दुल्ला बताओ कि ये इस किस्म के स्टेटमेंट, जिनको पता है कि ये मुड़ के इन्हीं को लगेगी जाके स्टेटमेंट, ये क्यों करते हैं? I wonder.
बहुत ही वैसे अफसोस की बात है, लेकिन खैर अब वी कैन जस्ट होप एंड प्रे के ऑल्दो 18वीं तरमीम के बाद ये स्पोर्ट्स डे प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन वज़ीर आज़म एज अ होल ही इज़ अ स्पोर्ट्स लेजेंड, हम बार बार ये कहते रहे हैं, उन्हें ज़रा तवज्जो देनी चाहिए बिकॉज द नेक्स्ट ओलंपिक्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और फिर हम आपसे पूछ लेंगे कि कौन सोशल मीडिया पे था और कौन नहीं था, होपफुली आप नहीं होंगे वैसे इधर, बट एनीवे समबडी एल्स विल बी रनिंग द शो। अच्छा जी, तो ये सूरत हाल है। बाय द वे कल मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आ गया है और आज है यकुम मुहर्रम उल हराम, और इस सिलसिले में आपको पता है मुल्क भर में ऑलरेडी यकुम मुहर्रम से आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है और साथ ही साथ खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। सो उस सिलसिले में भी आज लोग मुख्तलिफ़ तक़रीबात का एहतमाम कर रहे हैं और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनकी इस्लाम के लिए खिदमात को याद किया जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल गोइंग ऑन एज वेल। और लेट्स सी, बट साथ साथ हम आपको ये याद दिला दें कि अब मुहर्रम में भी गैदरिंग होती है, ज़रा ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, आज़ादारी का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन आज़ादारी कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए, वैक्सीनेट होके जाइए जुलूसों में या मजालिस में, और मास्क पहनिए, ख्याल रखिए। बहुत अच्छी आपने बात की है। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह।